नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। जहां दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से पार्टी में शामिल होने के लिए अप्रोच किया गया था। इसके बाद सौरभ भारद्वाज भी मीडिया के सामने आए और कहा कि रामलीला मैदान की रैली से बीजेपी बौखला गई है और हमारे नेताओं को अरेस्ट करने की तैयारी कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, 31 मार्च की रैली से पहले जब हम चर्चा के लिए बैठे तो लोगों में शंका थी। पत्रकारों ने भी पूछा कि गिरफ्तार होने के बाद सिसोदिया, संजय सिंह जेल के अंदर हैं, पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, क्या इस रैली में लोग आएंगे? क्या लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी पर है? क्या आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है या गिर गया? 31 मार्च को रामलीला मैदान में लोगों की भीड़ देखकर बीजेपी के होश उड़ गए, क्योंकि विपक्षी दल के तमाम सबसे बड़े नेता उस मंच पर एकत्रित हुए थे। सौरभ भारद्वाज ने कहा, हमने इन नेताओं को फोन करके कहा कि हमारे नेता जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं, हमारे पास इन लोगों के नंबर भी नहीं थे। हमने लोगों से नंबर मांगकर उनको फोन किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम जरूर आएंगे। इतने बड़े बड़े नेता आए कि अब बीजेपी परेशान है। बीजेपी ने सब कुछ कर दिया और हमारे नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया, फिर भी पार्टी खड़ी हुई है और अब जनता को पता चला है कि पार्टी तो मजबूती से खड़ी हुई है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, दादागिरी हो गई और खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो रही है। ये डरा धमकाकर और वहां मरोड़ के शासन चलाना चाह रहे हैं। ये बात मैं ना भी कहूं तो पूरे देश की जो जनता है वो जान रही है, वो समझ रही है। आतिशी ने प्रेस वार्ता करके इस दौरान बताया कि उनके किसी बहुत करीबी आदमी के माध्यम से ऑफर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी छोड़ दोगी तो बहुत बढ़िया करियर बना देंगे और अगर नहीं छोड़ोगी तो जेल जाओगी, वो भी 1 महीने के भीतर। तो ये तो खुल्लम खुल्ला धमकी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, हमने सोचा 4 दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी कैसे चलेगी। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दूसरी लीडरशिप बनकर आए तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। राघव, आतिशी और सौरभ भारद्वाज की थर्ड लाइन लीडरशिप सामने है, तो थर्ड लीडरशिप को जेल डाल दोगे तो चौथी लीडरशिप सामने आ जाएगी। रामलीला मैदान से निकली पार्टी है, नेचुरल रूप से लीडरशिप सामने आ जाएगी। ये मजाक उड़ाते थे कि सुपारी जितनी पार्टी है और ये उनका डर था। आज आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सपने में आती है। आप आज बीजेपी की दुश्मन नंबर 1 पार्टी है। ईडी की पूछताछ के दौरान केजरीवाल द्वारा सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लेने पर सौरभ ने कहा, ये बयान सीबीआई और ईडी के दस्तावेज में 1.5 साल से है। ये बात अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत के दौरान देश के एएसजी बोल रहे हैं, तो क्या मकसद है? बीजेपी सोशल मीडिया पर कैंपेन के लिए तैयार थी। देखो, अरविंद केजरीवाल ने 2 नेताओं को फंसा दिया। ये बीजेपी की फूहड़ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में लोग सवाल पूछने से डरते थे, भारतीय जनता को डरा धमकाकर राज करते थे और आज बीजेपी सरकार लगभग वैसा ही कर रही है। उन्होंने कहा कि राघव जहां भी हैं बस जेल में नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं, तभी तो वो जेल भेजना चाहते हैं। हमारे साथ नहीं होते तो गिरफ्तार क्यों करते? देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं,
और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने कहा कि मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है और अगर बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो 1 महीने के भीतर ईडी मुझे गिरफ्तार कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन क्या कानूनी रूप से ये संभव है? तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ आपके प्रवक्ता संजीव निगम जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय बंसल जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। और सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि लगातार केजरीवाल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सरकार अब जेल से ही चलेगी, तो क्या केजरीवाल जिस तरीके से जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, ये कानूनी रूप से संभव है क्या? सर, पहली बात ऋषि जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक संविधान का सवाल है और कंस्टिट्यूशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि 2 प्रोविजंस जो गवर्न करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और इलेक्शंस को और मेंबरशिप को हाउसेस की, दोनों में ही एक ही जो है प्रावधान है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अगर कोई भी सदस्य असेंबली का या पार्लियामेंट का वो अगर किसी अपराध का दोषी साबित हो जाता है कोर्ट में, उसको 2 साल से ज्यादा सजा दी जाती है, तब उसकी सदस्यता चली जाती है। जहां तक मंत्री पद का और मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का सवाल है, तो वो जो है डिपेंडेंट है मेजोरिटी ऑफ द हाउस में, और मंत्री जो है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। वो एक अलग इशू है। उसके लिए आपको किसी भी केस मुकदमे में शामिल होना या आपकी अरेस्ट होना, उससे मेरी अपनी जो समझ है उसके मुताबिक कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो है बात की चीफ मिनिस्टर की अरेस्ट की, तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन और जब ये लॉज बने थे, उस वक्त शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने जो शायद इस बात को नहीं सोचा होगा कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी जेल भेजा जा सकता है इस किस्म से। तो अगर उनके दिमाग में ये बात रहती तो हो सकता है इसके ऊपर वो कोई ना कोई प्रोविजन जरूर करते इस सिचुएशन में क्या जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। तीसरी बात जो आपकी है वो ये है कि क्या सरकार चल सकती है जेल से, तो उसके लिए जो है जो बिजनेस रूल्स हैं किसी भी गवर्नमेंट को चलाने की या जो भी प्रोविजंस हैं, वो हर सरकार के अलग अलग होते हैं। बेसिकली हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने प्रोविजंस हैं। जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई भी पद नहीं है। वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री का पद लेके बैठे, उसके अलावा कोई पद उनके पास नहीं, कोई मंत्रालय नहीं है उनके पास। तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वो शायद नहीं लेते, जहां तक मेरी अपनी जानकारी है। तो उसके लिए उनको मीटिंग करनी पड़ती हैं, क्या उनको अफसर से मिलना पड़ता है, क्या वो कामकाज के लिए जो है इस किस्म से जेल के अंदर से चला सकते हैं। अब ये तो उपराज्यपाल जी और उनकी कैबिनेट देखेगी। जहां तक मेरा कानूनी जो रुख है वो ये है कि
कानून में उनके ऊपर कोई भी इस किस्म का जो है वो नहीं है, रोक नहीं है कि वो अंदर रह के नहीं चला सकते। ठीक है सर, इस विषय से संबंधित कई और कानूनी चीजें हैं जो हम आगे आपसे समझना चाहेंगे, लेकिन आपके प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। नेहा शालिनी दुआ जी, आतिशी को आपने भी सुना होगा, सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि मेरे एक बेहद करीबी के माध्यम से मुझे बीजेपी में शामिल करने के लिए अप्रोच किया गया है। मुझसे कहा गया है कि आप अपना पॉलिटिकल करियर बीजेपी में आकर बचा लो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर आपकी टिप्पणी। प्रवक्ता नहीं हूँ, माफ कीजिए आप बार बार प्रवक्ता बोले, मैं पहले प्रवक्ता थी, अब प्रवक्ता नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ। तो हाँ, अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। आतिशी जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है, मैं पीछे की तरफ थोड़ा सा लेके जाती हूँ अरविंद केजरीवाल जी पर। जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए, और बहुत पुरानी बात नहीं, 9 साल हो चुके हैं उन्हें, 10 साल लगभग सत्ता में आए हुए, लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल 2-3 साल पहले की बात कर रही हूँ। 2 साल पहले उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाने आए हैं, सोनिया गांधी जी को एक बार जेल के अंदर कीजिए, सारे कच्चे चिट्ठे बाहर आ जाएंगे। ये अपील कर रहे हैं वो जनता से और केंद्र सरकार से कि एक बार सोनिया गांधी को जेल करवाइए, जेल के अंदर डंडे पड़ेंगे, सब कुछ उगल देंगी, सारा कुछ बाहर आ जाएगा। ऐसे नेता जो उनके लिए डिमांड कर रहे थे, कांग्रेस की नेता हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र भी लगभग 80 साल के करीब है, उनको जेल में पड़ेंगे डंडे या जेल में जाएंगी तो सब कुछ उगल देंगी, ये केजरीवाल जी की डिमांड थी। मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी उनकी डिमांड थी कि उनको जेल किया जाए केंद्र सरकार से, तो वो भी बहुत कुछ। तो हमने तो सारी उनकी मांगे पूरी करी और उन्होंने कहा था अगर मैं भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाऊं तो मुझे भी जेल कर दो। तो हम उन्हीं की तो सारी बातें मान रहे हैं, तो गलत क्या कर रहे हैं ये बताएं ना केजरीवाल जी। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बात बोली है हर टेलीविजन पर, और आज जब उन्हीं के नेता उनका नाम लेते हैं, मतलब जेल के अंदर मनीष सिसोदिया, विजय नायर और सत्येंद्र जैन, उनमें से जो नेता, जो लोग उन्हीं के अपने लोग उनका नाम लेते हैं तो कहा जाता है उन पर दबाव है इसलिए नाम ले रहे हैं, नहीं नाम लेते तो कहा जाता है कि जबरदस्ती उनको अंदर कर दिया गया, वो बेचारे बेकसूर थे। अरे भाई करे तो क्या करे, हमको ये तो बताओ। तो हम कानून के हिसाब से चल रहे हैं, बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है। हम अब बिल्कुल आतिशी जी ने जो एक स्टेटमेंट में बोला कि हम उनके आम आदमी पार्टी आज भाजपा की सबसे बड़ी दुश्मन है। भाई हमारा हर वो नेता सबसे बड़ा दुश्मन है जो जनता का दुश्मन है, जो जनता का पैसा खाके, जनता के साथ लूटपाट करके जनता को गलत नीतियों में फंसाना चाहता है, वो सब हमारे दुश्मन हैं। और यही रीजन है कि आज ये सारे दुश्मन जो आपस में दुश्मन थे आज ये दोस्त बने हुए हैं और हम इनके दुश्मन हैं। तो जनता देख रही है कि भाजपा वही कर रही है जो जनता के हित के लिए है, और जनता के हित के लिए यही है कि साफ ये लोग पकड़े गए हैं, विजय नायर जैसे लोग, मनी ट्रायल हुआ है, अपने पासवर्ड नहीं बता रहे। बताइए ईडी ने क्या, कोर्ट ने इनको ऐसे जेल में रखने की इजाजत दे दी है? यहाँ बैठे हुए हैं ना, चलिए ठीक, मैं जवाब ले लेते हैं उस पर। ऐसे जेल में क्यों अपने पासवर्ड नहीं बता रहे? ठीक है, संजीव निगम जी जो सवाल कर रही हैं नेहा शालिनी जी, उसका तो जवाब दे ही दीजिए। इसके साथ ही बीजेपी कह रही है कि आपके लोग हर दिन नई नई मनोहर कहानियां सुनाते हैं। आतिशी उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने ये जानकारी दी है, वरना हम सीधे पुलिस के पास जाएंगे और अब आतिशी की भी शिकायत करेंगे। यही बात तो अरविंद केजरीवाल कहते थे, मनोहर कहानियों वाली बात कौन कहता था? तो अरविंद जी जो कहा करते थे तो उनकी बात तो आ रही है। तो ये मनोहर कहानियां सुनाया करते थे, तो आप शायद उनको ऐसा ही लग रहा हो। और ये पहले भी एक इन्होंने कंप्लेंट कराई है इसी तरीके की, मुझे याद है। और पुलिस जो है सम्मान की तामील कराने के लिए शायद मुख्यमंत्री जी के घर गई थी और मुख्यमंत्री को ही तामील कराना चाह रही थी। मुझे अच्छे प्रकार से याद है, 2 दिन जो है इंतजार किया वो। अरे भाई मुख्यमंत्री का इतना बड़ा वहाँ कैंप कार्यालय है, आप वहाँ के जो उस समय बैठे होंगे वहाँ अधिकारी है जो भी, तो आप उनको किसी पर चले जाइए। नहीं, उन्होंने कहा नहीं हमें कराना है, मुख्यमंत्री जी को ही कराना है। अब बताइए उसका क्या हुआ? अभी तक कुछ आपको अपडेट मालूम पड़ा? मुख्यमंत्री जी का कोई जो उन्होंने शिकायत की थी कि साहब ऐसा है, ये गलत है, बताइए। तो आप तो उसी प्रकार का ये भी है, जहाँ कहीं अवसर आएगा, जहाँ कोई उचित फोरम होगा, उचित जगह आएगा, पहले से हम नाम बता करके हम उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी करें यहाँ पर टीवी चैनल में। जो उनके पास जानकारी आएगी, कोई एप्रोप्रिएट फोरम होगा
जहाँ कहीं बात रखनी होगी वहाँ बात उसको रखी जाएगी। लेकिन एक चीज तो बताइए ना, मतलब आप लोग क्या दूरदृष्टि रखते हैं या पहले से ही भविष्य के बारे में आपको पता चल जाता है कि आतिशी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो खुद कह रही हैं कि 1 महीने के भीतर मैं भी अंदर जाऊंगी, राघव भी अंदर जाएंगे, सौरभ भारद्वाज भी अंदर जाएंगे, दुर्गेश पाठक भी अंदर जाएंगे, मतलब आप लोगों को पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है। इससे पहले केजरीवाल भी ये कहते थे कि मैं अंदर जाने वाला हूँ, मुझे अंदर भेजने वाले हैं बीजेपी के लोग, अब यही बात आतिशी भी कह रही हैं। उसी दिल्ली में सब लोग रहते हैं कि बाहर के लोग नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा है, अभी भी कहा था जब ईडी की हिरासत में थे कि जाइए आप जाकर के सबके लिए काम करिए, कोई बीजेपी वाले बाहर के नहीं है, वो भी हमारे भाई बहन है, हमारे एक ही देश के हैं, प्रदेश के हैं। हम कोई तो वहां से बीच से जो बातें आती है छन करके उन तक कहीं न कहीं तो वो बात शेयर करते हैं। अब हमारे पास कोई बात छनकर की आई है, हम उस व्यक्ति का भी नाम बता दें तो हम बजाय समस्या को सुलझाने की बजाय हम उलझा रहे हैं। अरे तो सर, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और आप सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो 1 महीने के भीतर ईडी गिरफ्तार कर लेगी, तो उस व्यक्ति का भी तो नाम बताइए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों नहीं आप खुलासा करते हैं फिर उसका? कल विधानसभा के अंदर जो विधायक है ऋतुराज जी हैं, दिलीप पांडे जी हैं, इन लोगों ने बताया कि 25-25 करोड़ रुपए का जो है आप। अरे सर, सवाल को घुमाइए, मैं जो पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए ना, बात को क्यों घुमा रहे हैं? उस व्यक्ति का नाम बताइए ना जिसने आतिशी से कहा है कि भाई आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो आपका करियर तबाह हो जाएगा, बीजेपी वाले कह रहे हैं, ईडी आपको अंदर डाल देगी। उस व्यक्ति का नाम बताने में क्या दिक्कत है सर? पुलिस गई थी ना, जांच कर रही है ना उसकी, जिसकी संबंध शामिल कराया था मुख्यमंत्री जी को, और उसकी जांच कहाँ है कि स्टेज में, मुझे तो नहीं मालूम है अभी, वहाँ जिससे पूछा गया होगा बताया जाएगा। फिर इसमें कोई होती है तो जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी या जो भी पूछेगा उसे बताया जाएगा, वो बात हम यहाँ पर थोड़ी बताएंगे। तो सारी चीजें फिर वहीं पर बता देते, हर चीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत होती है सर? व्यक्ति को भी हम मुसीबत में डाले जिसने हमारे पास की जानकारी। अरे तो सर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता होती है? आपको मुसीबत में नहीं डालेंगे, ये खुद जेल चले जाएंगे, तो फिर ठीक है, आपको उस व्यक्ति का नाम नहीं बताना, तो ठीक है। संजय बंसल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, अदालत में बताया जाएगा। ठीक है सर, उनकी भी सुन लेते हैं, रुक जाइए जी। ठीक है संजीव जी। शालिनी जी को भी सुना और निगम जी को भी सुना, तो दोनों की बातों में मुझे कुछ सच्चाई लगती है, और दोनों की बातों को मिला के मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी शालिनी जी ने कहा कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी जो है सब भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहते हैं, और उसी के क्रम में वो जो है ये कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो उसमें जो है दूसरा जो इशू आपने उठाया कि भाई अभी आतिशी ने बोला है कि उनको किसी ने फोन किया और ये कहा कि भाई आप भाजपा में आ जाइए, तो जो है फिर आपके केसेस बंद कर देंगे और आपको कुछ बना देंगे। इसी रेफरेंस में मुझे कुछ याद आया तो मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। 2010 में हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे असम में, उनके खिलाफ जो है बहुत सारे घोटाले, वाटर स्कैम, ये शारदा, बहुत सारे घोटाले उनके खिलाफ थे। तो 2014 में जब भाजपा सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2015 में उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाया गया, बाकायदा मटेरियल हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, केसेस हुए, रिकॉर्ड हुए। तो 2015 में वो जाके अमित शाह जी, मेरे पास न्यूज आइटम है 2015 की, जिससे कि वो शाह जी जो उस वक्त होम मिनिस्टर नहीं थे, उनसे मिले जाके, और 2016 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। 2016 में मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जिसमें कि अमित शाह जी ये कहते हैं कि भाई ठीक है वो बीजेपी में आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मैंने क्लीन चिट दी है, उनके खिलाफ फ्रॉड होगा, उनके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कार्रवाई करेगी। 2016 से आज 2024 में हम बैठे हैं, ना तो वो गिरफ्तार हुए, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। इस तरह के कम से कम 20 एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने इस केस में जो है सर, मैं इसका जवाब नेहा शालिनी जी से लेती। एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड रोकना चाहूंगी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस किस्म की एक्शन लेती है तो उनको क्लियर और बिना किसी भेदभाव के एक्शन लेना। जी सर, चलते चलते क्योंकि समय का अभाव है, एक सवाल मेरा आपसे और इसका जवाब सर थोड़ा संक्षेप में आप मुझे दीजिएगा। सर, सीजेआई ने एक कार्यक्रम में टिप्पणी की है
हमने प्रमुख जांच एजेंसियों को बहुत कमजोर कर दिया है, उन्हें केवल उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के खिलाफ आर्थिक अपराधों से संबंधित है। सर, क्या वर्तमान में चल रही गतिविधियों के संदर्भ में ये टिप्पणी लेनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात पहले अपनी बात शुरू करने से पहले कहता हूँ कि जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है, जो भी इस किस्म के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उनको हर सरकार ने हर समय में मिसयूज किया है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। जी। अब वो स्तर जो है कुछ आगे बढ़ गया है। इसी बात की वजह से चीफ जस्टिस की टिप्पणी है बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि जो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे स्पेशल एनेक्समेंट के द्वारा, उनका एक नियत काम करने का तरीका उनको दिया गया था, उनकी एजेंडा नियत थे, जिसमें कि खास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी के मामले हैं, बहुत बड़े आर्थिक अपराधों के मामले हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा नुकसान जो है भारत को और भारतीय जनता को हो रहा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसमें कार्रवाई करने के लिए जो प्रोविजन थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो लगता है, जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि, और शायद ये बहुत बड़े तबके की ओपिनियन भी हो सकती है, कि इन एजेंसीज का जो इस्तेमाल पहले पॉलिटिकल स्तर पे कम होता था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसी वजह से ये सब टिप्पणी आ रही है। सर, समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस विशेष चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।